हेलो बच्चों, फिर से मैं आ गया हूँ आपके पास हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन के चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक लेके, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमने तीनों रिएक्शंस पढ़ ली थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, वही केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है हेलो एरीन्स के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलो एरीन्स जो होते हैं वो किस तरह की रिएक्शन दे सकते हैं और किस तरह की रिएक्शन देने में वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स की हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत आसानी से वो रिएक्शंस हो जा रही थी। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं हेलो एरीन्स की बात करता हूँ, मतलब मैं कुछ इस तरह के कंपाउंड्स की बात करता हूँ जिसमें बेंजीन के ऊपर कम से कम एक हैलोजन लगा हो। इस तरह के कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं या नहीं? अगर देते हैं तो कैसे देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले ये बात समझते हैं, जो हमारे हेलो एरीन्स होते हैं ये एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते हैं। पहली चीज़, दीज आर नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों नहीं देते भाई? क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें मैं एक न्यूक्लियोफाइल ले लूँ NU माइनस सपोज, और ये निकल जाए और न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या हो जाए, इसमें जुड़ जाए और X माइनस निकल जाए। ये रिएक्शन हमें करानी है, लेकिन ये रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं होती है। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों होता है? होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि होगी नहीं। बहुत मतलब होता नहीं है कि जैसे हर कंपाउंड की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। उसका मतलब ये होता है कि वो कंपाउंड उस रिएक्शन को मतलब अच्छे से खुद की इच्छा से देना चाहता है, तो वो बोला जाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। लेकिन ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो पहली बात समझिए इसके रीज़न। तो सबसे पहला रीज़न आता है, सबसे पहला रीज़न रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है भाई, ये हैलोजन क्यों नहीं निकल पा रहा है, या फिर ऐसे कह दीजिए न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं अटैच हो पा रहा है, तो उसका पहला रीज़न ये है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक, तो रेजोनेंस में देखा जाए अगर, तो ये मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। अगर रेजोनेंस की बात की जाए, ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, ठीक, और ये इस तरफ शिफ्ट होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक चला गया पेयर, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये दोनों बॉन्ड अनयूज्ड अनटच्ड हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इस बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा इस तरफ। इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से ही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक नया बॉन्ड, और इसको मैंने टच अभी तक नहीं किया है। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस लाना है यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये पहले से बना हुआ है बॉन्ड, ये भी बॉन्ड पहले से बना हुआ है, और इस माइनस के बाद यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक नया बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या होगा, ये वापस अपने पास चला जाएगा क्लोरीन के पास, और ये हमें फाइनल मिल जाएगा, ये नया बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस है, तो ये डबल बॉन्ड, और ये Cl के ऊपर 3 लोन पेयर वापस। अब होता क्या है
भाई मैंने सवाल किया ना कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रही है, मतलब क्लोरीन क्यों नहीं निकल पा रहा है, तो पहली रीजन तो यही हो गई, रेजोनेंस की वजह से क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड देखिए डबल बॉन्ड आ गया ना इसमें, तो रेजोनेंस की वजह से दिस बॉन्ड, विच बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड एक्वायर्स व्हाट, एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड मजबूत हो गया, और मजबूत हो गया तो ये टूटेगा ही नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा नहीं। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक। अगर ऐसा ही डिस्कस किया जाए हम लोग विनाइल क्लोराइड में, सेम केस होता है किसमें, विनाइल क्लोराइड में, वो भी केस यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसका भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है, जैसे ये हमारे पास हो गया डबल बॉन्ड CH2, ये है विनाइल क्लोराइड, इसमें पूछा जाता है कि दिस ऑल्सो डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर है, यहाँ पे ये लोन पेयर क्या करते हैं, जब रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, रेजोनेंस में जब पार्ट लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ये आ गया ना, यहाँ से गया ये प्लस और ये माइनस, एक लोन पेयर, ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना लिया, इसका लोन पेयर चला गया तो प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ माइनस। अब इसमें भी क्या हुआ है, C और X के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए जैसे हेलो एरीन रिएक्शन नहीं करता है ये वाली, उसी तरह से विनाइल क्लोराइड भी रिएक्शन नहीं करता है, ये पहला रीज़न है, ठीक। दूसरे रीज़न की बात करते हैं अगर हम लोग, तो हमारे पास ये है, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन सपोज, और अगली चीज हो गई हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन है और ये हेलो एरीन है, कंपेयर कराते हैं कि भाई इसमें Cl जल्दी क्यों निकलता है, इसमें Cl जल्दी क्यों नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है इस कार्बन का, sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। अब आपको ये मालूम है कि sp2 वाला जो कार्बन होता है या sp2 वाला जो एलिमेंट होता है वो sp3 वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये चीज़ 11th क्लास में आपने पढ़ी है, ठीक है। मोर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसमें s कैरेक्टर कितना है 33% अराउंड, इसमें 25% है, तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये कार्बन जो हो गया वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं भाई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें सिर्फ क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आके फिर ये आराम से ब्रेक हो जाएगा और कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये Cl आसानी से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि सिर्फ क्लोरीन खींच रहा है, कार्बन नहीं खींच पा रहा है क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन तो चलो खींचेगा ही, उसका नेचर है वो, लेकिन क्लोरीन के साथ साथ क्लोरीन ऊपर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, और ये कार्बन जो है वो उन इलेक्ट्रॉनों को नीचे खींच रहा है। अगर इसके साथ कंपेयर करोगे ना तो ये कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो यहाँ नीचे भी इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। मतलब ये हुआ कि इस क्लोरीन पर अच्छे से पार्शियल नेगेटिव नहीं आ पाएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नहीं आ पाएगा, मतलब उससे कम होगा। सो दिस बॉन्ड which is having a carbon sp2 hybridized carbon, this bond is less polar, means less polar है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन माइनस गेन ही नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भैया नीचे से भी खींचा जा रहा है। एक होता है ना कि भाई मैं ऊपर से खींच ले रहा हूँ अकेला, नीचे वाला कमजोर है तो मैं खींच ले जाऊंगा, जैसे इसमें था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, नीचे वाला भी दमदार है, वो उसको खींच रहे हो, वो नीचे भी खींच रहा है, भाई मैं लेके पूरा जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, तो उससे क्या होगा, ये बॉन्ड हो गया लेस पोलर।
इसीलिए दिस क्लोरीन इज नॉट इजिली रिमूव्ड। यहाँ भी यही चीज है, सॉरी यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन खींच रहा है और यहाँ पे अच्छे से नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे अच्छे से पॉजिटिव आएगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो दूसरी चीज हो गई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से द बॉन्ड इज लेस पोलर इन हेलो एरीन्स। ठीक है, बॉन्ड इज लेस पोलर and hence not easily broken। ठीक है, आसानी से नहीं टूटता है। दूसरी चीज क्या होती है, एक और चीज कह सकते हो बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के हिसाब से भी कहा जा सकता है इसी हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम लोग ले लें। हाँ, एक और चीज यहीं पे बता दे रहा हूं, जैसे चूंकि ये लेस पोलर है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई इन दोनों में से, मतलब ये हेलो एल्केन है और ये हेलो एरीन है, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट है ना इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, और इसमें इधर होगी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी ऊपर की तरफ। तो इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है किसका कम है? तो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी जिस बॉन्ड में, जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी, जो कोवेलेंट बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उसमें डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो अभी मैंने बता दिया है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पोलर है, ये ज़्यादा पोलर है और ये लेस पोलर है। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो, इसका जो डाइपोल मोमेंट है मतलब म्यू, अगर ये पहला है और ये दूसरा है, दूसरा स्ट्रक्चर है, तो म्यू ऑफ पहला इज लेस देन म्यू ऑफ दूसरा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड लेस पोलर है जस्ट बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, वैल्यू देके दे सकते हैं। इसका 1.69 डी होता है अप्रोक्स और इसका 1.82 डायोप्टर। ठीक, डायोप्टर नहीं सॉरी। तो ये क्या है? ये डाइपोल मोमेंट हो गया हमारा, ये लेस पोलर है मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, और ये ज़्यादा पोलर है इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, यहीं पे आया था तो इसको बता दिया। बॉन्ड लेंथ की अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्बन जो है जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसकी ऑर्बिटल्स क्या होती है? छोटी होती है, और sp3 वाले की ऑर्बिटल्स क्या होती है? थोड़ी बड़ी होती है। तो कह सकते हो ये कार्बन एक बड़े एरिया में है। ठीक, बड़े एरिया में होने की वजह से इसका साइज कह सकते हो आप बड़ा है, और साइज बड़े होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा? लंबा होगा, और बॉन्ड लंबा होगा मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, तो बॉन्ड वीक होने की वजह से ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है? बॉन्ड शॉर्टर है, नीचे भी खींचा जा रहा है। यहाँ पे क्या है? ऑर्बिटल्स छोटी हैं, छोटी ऑर्बिटल में क्या होता है? साइज छोटा होता है, और जब दो एटम्स का साइज छोटा हो तो बॉन्ड भी उनके बीच में क्या बनता है? छोटा बनता है। ठीक, और छोटा बॉन्ड क्या होता है? वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड CX बॉन्ड लेंथ, C और X की बॉन्ड लेंथ इन हेलो एरीन इज शॉर्टर, हेंस bond is strong, hence bond is strong and not easily broken, ठीक है, बड़ी आसानी से ब्रेक नहीं होगा इस केस में, यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड लंबा होता है। ठीक है, ये 3 रीज़न हो गए। एक और रीज़न आप कह सकते हो, जैसे इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ठीक, क्या होता है? ये जो कैटायन है ना, कौन सा वाला? ये Cl का है, इसमें से जब Cl निकलेगा तो यहाँ पे मान लीजिए प्लस चार्ज आएगा। ये जो फिनाइल कैटायन बना है ना, ये स्टेबल ही नहीं होता है, रेजोनेंस ही नहीं हो पा रहा है इसमें। ठीक, तो क्या होगा? ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? बिल्कुल नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि भाई मैं पहले ज़्यादा स्टेबल हूँ, बाद में स्टेबल ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पे?
तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इनस्टेबिलिटी, मतलब फिनाइल कैटायन की, जो फिनाइल कैटायन बन रहा है वो अनस्टेबल होता है। विनाइल में भी कह सकते हो आप कि विनाइल का जो कैटायन बनेगा, मतलब ये जब Cl हटा देंगे, यहाँ पे जो प्लस चार्ज आएगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा लगा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ये रीजन ऐसे रीजन है जो बता रहे हैं कि हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से क्यों नहीं देते हैं। एक रीजन और हो सकता है, ठीक, जैसे मैं अभी डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो अगला रीजन जो हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। सपोज ये हमारी बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या होगा, एक ऑर्बिटल p की, जैसे क्या है भाई, कार्बन क्या है 6 होता है, तो दिस इज 1s2 2s2 2p2, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा 2s2 और 2p2, और उसके बाद जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इसका हो रहा है, sp2 का। तो एक p ऑर्बिटल हमारी क्या है, हर कार्बन पे बची होगी। तो ये p ऑर्बिटल विच विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, जो ये एक प्लेन पर होंगे ना। sp2 हाइब्रिडाइज की शेप क्या होती है, प्लेनर। तो ये जो बेंजीन है ये एक प्लेनर कंपाउंड है, और ये जैसे एक बोर्ड होता है, बोर्ड है ये। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल हैं, ये जो बचा वाला अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अपने लोब्स लेके बैठा है। सारे लोब्स क्या हैं, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। और इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे इनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और पीछे भी यही चीज हो रही होगी। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन बहुत ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल जिसके पास माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन खूब सारी है, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा? तो एक रीज़न ये भी होता है, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसके अबव एंड बिलो द प्लेन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हो, रेजोनेंस जिसको बोला जाता है, तो उसी की वजह से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता। तो ये सारे रीजंस इस बात को बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेंजीन में आसानी से नहीं हो पाती है। तो अगर आसानी से नहीं हो पा रही हैं लेकिन हमें करानी है तो कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि कैसे, अगर मुझे कराना ही हो भैया कि Cl हटा के हमें OH लगाना है, तो किस तरह से ये पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर भाई इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं कि भैया नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो कैसे करा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो सिंपल सा है कि अगर आप बहुत ड्रास्टिक टेम्परेचर एंड प्रेशर लगा रहे हो, सपोज ये हमारा Cl है, ठीक है, इसमें मुझे OH जोड़ना है। यहाँ पे OH जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं NaOH, ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या लेते हैं, कोई एसिड जैसे HCl या कुछ और ले लिया। और यहाँ पे कंडीशंस जो होंगी वो होंगी कुछ इस तरह से, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM करीब प्रेशर। इतना भयंकर टेम्परेचर और प्रेशर लगाने के बाद ये ClOH में कन्वर्ट होगा, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होगा? OH में। ये तो बन गया फिनॉल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा एक लास्ट वाला रीजन था कि भैया बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पा रहा था उसको। हम क्या करें, अगर न्यूक्लियोफाइल
अगर बेंजीन में हम एक ऐसा ग्रुप लगा दें जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ हद तक कम कर दे, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो न्यूक्लियोफाइल नहीं जोड़ पा रहा था, तो अब हम कोई ऐसा ग्रुप बेंजीन में लगा दें विच इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच ले, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उससे हम ये कंडीशंस जो हैं थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया, सपोज आप एक ग्रुप लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये Cl लगा हुआ है, इसमें मान लीजिए मैंने ग्रुप लगा दिया NO2 ग्रुप। आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा सकते हो, Cl लगा सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। NO2 ग्रुप लगा दिया, तो ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देगा। तो यही काम करने के लिए हमें इतनी भयानक कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी कि भैया ये तो NaOH चलो पड़ेगा, ठीक है, कोई एसिड भी पड़ेगा बाद में, है ना, हाइड्रोलिसिस करके टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, मान लो 443 केल्विन पर ही हो गया। ठीक, यही काम हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। ये हमारा Cl की जगह लग गया OH और ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। मान लीजिए एक और ग्रुप हम लगा दें, अभी एक ही NO2 लगा हुआ है तो थोड़ा कम हो गया, ये हमारा एक NO2 यहाँ लगा हुआ है, मान लीजिए एक हम ऑर्थो पर भी लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर और कम हो जाएगा, तो कंडीशंस थोड़ी और लीनियंट हो जाएंगी, लिबरल हो जाएंगी, है ना, 368 पर ही हो जाएगा ये। और सेम काम सब कुछ वही। NO2 ग्रुप हम बाद में हटा सकते हैं, NO2 ग्रुप को हटाने के लिए आप फिर से आप क्या कर सकते हो, इसको NH2 में कन्वर्ट को रिडक्शन करके, रिडक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, और डाइजोनियम सॉल्ट के बाद आप उसको फिर से बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, अल्कोहल वगैरह डाल के। ये देखिए ये हमारा हो गया, टेम्परेचर और कम हो गया। अब मान लीजिए 3 लगा दिए NO2 ग्रुप, तो ये हमारा हो गया Cl और ये हो गया हमारा NO2 NO2 और NO2। ठीक है, इतना करने के बाद जब इतने सारे NO2 ग्रुप लगा दिए हमने, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगी। आपको NaOH डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा पानी लीजिए और हल्का सा वार्म कर दीजिए, ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये NO2, ये NO2 और ये NO2। ठीक, तो ये हो गया हमारा NO2 की हेल्प से ये कठिन वाली रिएक्शन आसान में बदलना। एक NO2 था, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ, 2 लगाए, 3 लगा दिए। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं डाउज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, डाउज प्रोसेस, इस रिएक्शन का नाम भी है। ठीक है, अब जो है नाम देख लेते हैं हम लोग इसके। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन, और ये हो गया फिनॉल। ठीक है, ये क्या है, अगर ये 1 है, 2 3 4, तो 1 क्लोरो, ठीक है, 4 नाइट्रो बेंजीन, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ये अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ये क्या हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इसको हम लोग पिक्रिल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिल क्लोराइड। ठीक, इनके नाम देखते हैं। ये फिनॉल है, ये क्या हो गया, 4 नाइट्रोफिनॉल हो गया, या पैरा नाइट्रोफिनॉल आप बोल सकते हो इसको, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये क्या हो गया, 2,6 नहीं 2,4
2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये डाई नाइट्रोफिनॉल। ये क्या हो गया 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। आपसे पूछा जाता है कि आप फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे या पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये डाउस प्रोसेस हो गया हमारा। अब देखिएगा ध्यान से, हमने जो NO2 ग्रुप लगाया है, NO2 ग्रुप, ये हमने सिर्फ ऑर्थो वाली पोजीशंस पे और पैरा वाली पोजीशन पे लगाया है, मेटा पे नहीं लगाया है कहीं भी। जो 3 नंबर वाली पोजीशन है, कहीं भी हमने मेटा पे NO2 ग्रुप नहीं लगाया है। इसका रीज़न आप बता सकते हैं? इसका रीज़न ये है कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है। तो रेजोनेंस की वजह से, अगर हमने जब स्ट्रक्चर पढ़े थे, अभी इसके पहले रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था, तो उसमें आप देखिए बैक करके कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर ही आ रहा है। तो Cl के एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से, एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल ऑर्थो और पैरा पर ही बढ़ रही है, और मुझे वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है, तो मैं ऑर्थो और पैरा पर ही तो लगाऊंगा NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है वहीं हमें क्या लगाना है, NO2 ग्रुप, तभी तो उसका इफेक्ट दिखेगा। अगर मैं मेटा पे लगा दूंगा और इलेक्ट्रॉन घूम घाम के मेटा पे आ ही नहीं रहा है, तो NO2 का होने का क्या फ़ायदा। ठीक है, इसीलिए NO2 ग्रुप अपना इफेक्ट तभी दिखाएगा ये वाला, जब हम उसको ऑर्थो और पैरा पर लगाएंगे। अगर मेटा पे लगा देंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग कि NO2 ग्रुप अगर मैं पैरा पे लगा रहा हूँ या ऑर्थो पे लगा रहा हूँ, तो वो किस तरह से इस काम में हेल्प कर रहा है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं हो पा रही है, किस तरह से NO2 उसका इलेक्ट्रॉन, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है अंदर, वो उसको कम कर पा रहा है। ठीक है, तो छोटा सा एक देख लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया हुआ है, ये हमारा क्लोरीन हो गया और ये हो गया हमारा NO2। NO2 को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वही रेजोनेंस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम ये अंदर आएगा, ये इस तरफ आएगा, इसके बाद क्या होगा देखिए, ये नया स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज रहेगा। अगली बार क्या होगा, ये भाई यहाँ प्लस लाना है तो इसको इधर घुमाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या होगा आप देखिएगा ध्यान से, एक हमें और बताना पड़ेगा इसमें भी। ये Cl इससे कोई अभी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा नया वाला, ये पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आया इसके पास नेगेटिव, तो NO2 का काम क्या है कि इस नेगेटिव चार्ज को बेंजीन से थोड़ी देर तक बाहर के लिए ले जाना। NO2 कैसे बाहर ले जाता है, NO2 में जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। ठीक, तो नाइट्रोजन पे एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या बना लेगा, एक नया बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, एक नया बॉन्ड बना लेगा। ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया O-, और ये नया वाला O-। ये प्लस वाला जो ब्लैक कलर से प्लस लगा हुआ है, इसको मैंने कोई छेड़छाड़ किया नहीं किया, ये नया वाला आया, इसने बॉन्ड बना लिया। तो देखिए अब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब है, कहाँ चली गई, नाइट्रो ग्रुप के अंदर। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब है, तो अब न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, एक जगह लगा हुआ था। अब ये फिर से क्या करेगा, थोड़ी देर बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिर से वापस करेगा।
कि भाई ये लीजिए और ये आपके पास वापस, खत्म बात। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन से थोड़ी देर तक हटाना है, जितनी देर में हटेगा उतनी देर में न्यूक्लियोफाइल को टाइम मिल जाएगा और जाके घुस जाएगा, कहेगा भैया हटो अब सीएल, तुम बहुत देर बैठ लिए। ठीक है, तो फिर से ये वही चीज़ें बन जाएंगी, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इधर आ गया हमारा माइनस चार्ज, और ये हो गया हमारा इधर से घुमा के ये डबल बॉन्ड सीएल प्लस, और फिर जैसे घूमता था वैसे घूमना चालू कर देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा, ये नया बॉन्ड, ये ऐसा कुछ, ये NO2, सारा कुछ वही, फिर से सीएल, और ये वापस चला जाएगा के पास, और ये हमारे पास फाइनल एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब ये मत कहिएगा कि भैया इसके 6 कैसे बन गए, ज़्यादा हो गए क्या, 1 2 3 6 इसलिए बन गए क्योंकि मैंने सिर्फ ओपन करके आपको दिखाया है कि NO2 ग्रुप काम कैसे कर रहा है। एक ही में अगर बता देता कि आया और गया तो गड़बड़ हो जाता है। इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो कि भाई एक बार आएगा तो बाहर भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फाइनल हमारा यही बन जाएगा, ये नया वाला। तो NO2 ग्रुप इस तरह से अपना इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन को कम करता है। ठीक है, ऑर्थो पे लगाया होता तब भी यही कर, देखो यहाँ माइनस आया, यही काम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन की, किस तरह से होती है। थोड़ी दिक्कत होती है, दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप साइनाइड या NO2 ग्रुप जैसा लगाएंगे। तो ये हेलोएल्कीन की हो गई, सॉरी हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो ये तो बड़ी मुश्किल से हुई, लेकिन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो तो आसानी से होगी ना, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिक्कत ये क्या है, अब हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारे हेलोएरिन्स की हैं वो किस तरह से होंगी, वो उतनी दिक्कत से तो नहीं होंगी जितनी न्यूक्लियोफिलिक वाली हो रही थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा एक्चुअली इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है। आप देखिएगा अभी ध्यान से, जैसे बेंजीन की अगर बात करें, 11th क्लास में हम लोगों ने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है। तो ये रहा बेंजीन सॉरी, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने बताई थी अबव एंड बिलो द प्लेन होती है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को ही तो जोड़ेगा, व्हिच इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो ये इसमें आसानी से जुड़ेगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हमें डिस्कस करनी है अबाउट हेलोएरिन। जैसे मान लो ये क्लोरोबेंजीन है, इसके बारे में डिस्कस करना है ना। ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना उतना ही आसान होगा क्या जितना इसमें होता है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मैटर है। ये आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलोएरिन की होती हैं और जो बेंजीन की होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट क्यों है। ठीक है, तो डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था उसको कोई चेंज नहीं कर रहा है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, माना मैंने कि ये जो क्लोरीन है ये +R इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से बेंजीन हमारी एक्टिवेट हो रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है अंदर बेंजीन में और इलेक्ट्रोफाइल फटाक से जुड़ेगा। माना कि हमने +R इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन क्लोरीन जो है वो थोड़ा सा क्या एक और इफेक्ट लगाता है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्लोरीन जो है वो एक -I इफेक्ट भी लगा रहा है। -I इफेक्ट की वजह से वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है। तो दोनों काम हो रहे हैं, +R इफेक्ट भी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, -I इफेक्ट भी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। दोनों इफेक्ट में +R इफेक्ट हालांकि डोमिनेट करता है कि भाई मैं इसको काट दूंगा, खत्म कर दूंगा, मैं अंदर फाइनल जो इन दोनों को ऐड करके आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी,
और यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो बेंजीन से बाहर इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, यहाँ लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। तो बेंजीन में जब हेलोजन लगता है तो वो दोनों इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक, और प्लस आर इफेक्ट, जिसकी वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से थोड़ी सी कम हो जाती है। कम होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल उतनी आसानी से इसमें नहीं जुड़ेगा जितनी आसानी से इसमें जुड़ता है। ठीक है, ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में आपके दिया भी हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे हो तो जाती है बड़ी आसान से। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन में क्या होगा, देखिए ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, इसमें हमें एक दूसरा क्लोरीन जोड़ना है या दूसरा हेलोजन जोड़ना है। दिस विल बी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ये एक कैटलिस्ट है जो कि एक लुईस एसिड होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। ये इस तरह से ब्रेक होगा, जो Cl2 है ये इस तरह से ब्रेक होगा कि भाई ये एक Cl पे माइनस और एक Cl पे प्लस, ये माइनस वाला इसके पास चला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये प्लस वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पे अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ माइनस चार्ज आ रहा हो, तो माइनस चार्ज कहाँ कहाँ आया था, ऑर्थो और पैरा पे। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, एक हमारा बनेगा ऑर्थो वाला मतलब ये, और एक बनेगा हमारा पैरा वाला। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा वाला जो हमारा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा अमाउंट में बनता है हमेशा, पैरा वाला ना। अगल बगल होता है, रिपल्शन होता है तो थोड़ा कम स्टेबल हो जाता है, ये दूर है, बहुत दूर है। अभी देखिए दूसरा हेलोजिनेशन हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं ये सार में, नाइट्रेशन रिएक्शन है ना। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 ग्रुप जुड़ता है। कैसे, देखिए ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में हमने कॉन्सेंट्रेट HNO3 डालना है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। इन दोनों का काम ये होता है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं जो कि है NO2, क्या है, NO2 प्लस, है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ेगा कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, Cl, एक NO2 ऑर्थो पे और एक NO2 पैरा पे। सेम चीज़ वही होगी। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे आप तो ये फिर से पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से समझिएगा। तीसरी रिएक्शन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अब देखिए सल्फोनेशन में क्या होता है भाई, हम क्या कर रहे हैं, Cl ले रहे हैं, इसमें हम कई चीज़ें डाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल सकते हैं, आप ओलियम डाल सकते हैं। ओलियम मतलब H2S2O7। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये SO3H ग्रुप जोड़ता है। कौन सा ग्रुप जोड़ता है, SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जोड़ता है। ये क्या जोड़ता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। और कहाँ पे जुड़ेगा, ये हमारा एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। चौथा जो है हमारा, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसमें दो होती हैं। पहला होता है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सा, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, जैसे CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप, ये जुड़ने हैं हमारे बेंजीन में, ठीक, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है। सपोज हमें इसमें CH3 ग्रुप जोड़ना है, टॉलुइन बनाना है, तो ये CH3 के साथ हम हेलोजन ले लेंगे। अगर C2H5 जोड़ना होता तो हम C2H5 के साथ Cl ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा,
इसको हटा दे रहा हूँ अभी। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, हमारे एक लुईस एसिड के प्रेजेंस में, क्योंकि हेलोजन है यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3 भी ले सकते हैं आप। ये देखिए अभी क्या होगा, इसका काम क्या है एनहाइड्रस AlCl3 का, ये यहाँ से ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस Cl को अपने पास ले जाएगा और ये CH3 पे जो प्लस आया है ये इसके पास ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। तो ये Cl और ये हो गया CH3, एक ऑर्थो वाला और एक बनेगा हमारा पैरा वाला। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे C2H5 ले लूँ तब भी ऐसे ही जुड़ जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, सपोज CH3 CH2 CH2 Cl ये ले लूँ, तो क्या होगा, तो क्या ये बनेगा CH2 CH2 CH3, क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई जब यहां से Cl निकलेगा इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, कार्बोकैटायन बनेगा ना। तो कार्बोकैटायन जो है ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन किसी तरह से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है, हो सकता है। अगर यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और ये प्लस यहाँ आ जाए तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। इसको हटा दे रहा हूँ अगर मैं, समझिएगा ध्यान से, ये प्लस चार्ज अगर बीच में आ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब प्लस चार्ज वहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे H हो गया, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया विच इज़ मोर स्टेबल। अब ये सेकेंडरी वाला कार्बोकैटायन इस पे अटैक करेगा तो ये ना बन के क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा, साइड वाले से नहीं जुड़ेगा। तो आप फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की हेल्प से ये वाला नहीं बना सकते, ये बनेगा, आइसोप्रोपिल वाला बन जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल वाला ग्रुप इसमें आप नहीं जोड़ पाओगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर मुझे ये बनाना होगा फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन से तो कैसे बनाएंगे इसको? तो इसको अगले वाले रिएक्शन से बनाएंगे जो हम बताने जा रहे हैं अभी। ध्यान रखिएगा, अगर आपके एल्काइल ग्रुप में 2 से ज़्यादा कार्बन है तो चेक कर लीजिएगा पहले कि क्या जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो किसी हायर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हो सकता है तो पहले रीअरेंजमेंट कराइएगा, उसके बाद जहाँ प्लस आएगा वहाँ से जोड़िएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो आप रीअरेंजमेंट कराएंगे, और नहीं तो नॉर्मली आप, मतलब 2 कार्बन तक तो कुछ नहीं होता है, 3 कार्बन के बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो कार्बोकैटायन सेकेंडरी या टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब बात आती है कि भाई इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए पहले एक रिएक्शन और पढ़ते हैं हम, इसको हटा दे रहा हूं मैं। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन बहुत काम की है, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो हमें क्या करना है, हमें ये बनाना है। उससे पहले एक रिएक्शन पढ़ेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट की, दूसरी रिएक्शन जो कि है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप का जुड़ना। एसाइल ग्रुप क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है COCH3, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसको जोड़ना है तो सिंपल सा है कि इसको हेलोजन के साथ हमें ले लेना है, सूख गया। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसमें हमें ये जोड़ना है, तो आप इसको हेलोजन के साथ ले लेंगे, CH3COCl। इसको ओपन करके लिख देता हूँ, C+OCl, और यहाँ पे वही कैटलिस्ट AlCl3 हमारा एनहाइड्रस होगा, ठीक है। सब कुछ वही है, सारा काम वही है। इसको ऐसे मूव करना है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एसाइल ग्रुप जुड़ गया, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ठीक है,
CH3। अब बात आती है कि भाई इसकी हेल्प से हम ये कैसे बनाएंगे, सॉरी ये वाला कंपाउंड कैसे बनाएंगे, क्योंकि इससे तो बन नहीं पा रहा है। नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले तो कुछ इस तरह का एक लेंगे, C डबल बॉन्ड 3 कार्बन वाला ये क्लोराइड लेंगे, है ना। तो बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड, सॉरी प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्या है ये, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एथेनॉइल क्लोराइड, जिसको कॉमनली बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। ये क्या है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो ये क्या होगा, ये जब जुड़ेगा इसमें आके, ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा ना, ये हमारा बनाएगा Cl और CO CH2 CH3 बनाएगा, CO CH2 CH3 बनाएगा, ठीक है। तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CO आ रहा है, तो बस इस CO को हमें रिडक्शन से CH2 में कन्वर्ट कर देना है। इसके लिए कई सारी रिएक्शन होती हैं, जैसे आप कर सकते हो क्लीमेंशन रिडक्शन कर सकते हो आप इसमें। कौन सा, इसमें आप ZnHCl, है ना, ये अमलगम वाला ले लोगे, क्लीमेंशन रिडक्शन अगर आप करा दोगे, कॉन्सेंट्रेट होगा जिंक अमलगम और HCl, ठीक है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो CH2 में कन्वर्ट जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और ये हो गया CH3, है ना, बन गया ना यही वाला प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड वाला। तो कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में, अगर आपका एल्काइल ग्रुप 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन का है तो चेक कर लीजिएगा पहले कि प्राइमरी कार्बोकैटायन या सेकेंडरी वाला टर्शरी में या हायर में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ से आइसोप्रोपाइल बन गया, नॉर्मल बनाना था तो कुछ इस तरह से जुगाड़ लगाया हमने। एक और रिएक्शन होती है वोल्फ किश्नर रिएक्शन, उससे भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो, उसका काम भी यही होता है, बस रिएजेंट अलग होता है। वो सारे रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी हेलोएरीन्स की केमिकल रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके रीजन पूछे जाते हैं कि वो क्यों नहीं देता आसानी से। डाउस प्रोसेस पूछा जाता है क्या होता है। नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंस ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों होता है, 3 सवाल हो गए वो। इसमें आपको सीधे सी नॉर्मल सी रिएक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल आपका बन सकता है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में, बाकी कोई चेंज किसी में नहीं, ना हेलोजिनेशन में, ना नाइट्रेशन में, ना सल्फोनेशन, नॉर्मल रिएक्शन हैं वो आप कराएंगे उसमें, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।